न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, ये मैंने करा ही दिया था। आप लोग को पता है कि जब अंग्रेजों ने ये कहा कि वर्नाकुलर जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है इंडियंस को, तो जो भी अंग्रेजों की हेल्प लेंगे उनको हमारे नियम कानून के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। कल मैंने अरविंदो घोष के बारे में बताया था। कौन बच्चा है अरविंदो घोष के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान बांटना चाहेगा मेरे से? बोल बेटा। उन्होंने बोला था कि बच्चों को ना वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं पढ़ाना चाहिए। और एक तो ये बोला था, अगला तुम बोलो। हाँ, ये बोला था कि मतलब जैसे कि छोटे हैं तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में बोलना चाहिए, पर उनको और से भी मतलब ज्ञान तो होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए वो और भी लैंग्वेजेस। और जब वो बड़े हो जाए तो मतलब सारे इंग्लिश नहीं हो जाए। हाँ, मतलब मॉडर्न एजुकेशन मिलना चाहिए। हाँ, मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। और उसके बाद जब मतलब कोई ब्रिटिश एग्जाम भी देना पड़े उनको, तो वो उस पोस्ट में भी जा सके ब्रिटिश। नेशनल एजुकेशन पे अरविंद घोष का क्या विचार था? राष्ट्रीय शिक्षा पे? हाँ, आपको क्या लगता है कि जो आप पढ़ेंगे वही केवल एग्जामिनर पूछेगा? उसके अंदर जो मेन बात छिपी है, जो आपने नहीं ध्यान दिया, वही तो पूछेगा एग्जामिनर आपसे। राष्ट्रीयता या नेशनलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, ये सबसे मेन है। ठीक है ना, याद रखिएगा। उनके अंदर में जो भी हमारा नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा दी जाए बच्चों को, अरविंद घोष ने कहा था, तो बच्चों को राष्ट्र प्रेम की भी शिक्षा देनी चाहिए। उनको ये भी बताया जाना चाहिए कि आप जिस देश में रहते हो उससे प्रेम भी आपको करना है, उसके मतलब कि उसका सम्मान भी करना है, उसके गौरव का मतलब कि एहसास भी आपको होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए। इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, मैंने बताया था किस तरह गुलाम। महात्मा गांधी के विचार भी आप लोगों को बता दिए थे मैंने आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार पर थे और उन्होंने एक टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस, ये क्या था? मैनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन। आप शांति निकेतन के बारे में आपने, मुझे पता है आपने नहीं सुना होगा। शांति निकेतन अभी एक यूनिवर्सिटी है कोलकाता में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले एक छोटे से स्कूल की तरह स्टार्ट किया था। यहाँ पर देसी तरीके से एजुकेशन दिया जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था, कोई भी एडमिशन ले सकता था। लेकिन एक खासियत, यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता। ठीक है, बच्चों को एकदम खुले वातावरण में पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाना, ताकि प्रकृति की गोद में, मतलब सब कुछ, और सारी फैसिलिटी भी थी। नहीं, रिटर्न भी होता। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। वहां पर बहुत सारे टीचर थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्लास लेते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्लास लेते थे जी, और भी बहुत सारे शिक्षक थे। स्कूल मान लो जो बनाएगा बेटा वही थोड़ी है, वही चौधरी थोड़ी है कि जो इंस्टीट्यूट खोल दिया तो सब चौधरी पढ़ाएगा। स्कूल में तो बेटा बहुत मास्टर आएगा। सुनो तो सही, बोलो ना। जैसे कि अरविंदो घोष है, मतलब ये इन्होंने पढ़ाया, इसको ये जो होते हैं, उनका कोई शांति निकेतन से मतलब, तो ये किसने? रविन्द्रनाथ जी, टैगोर ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो मतलब ये शांति निकेतन है, ये जो और वो होती है रिटर्न एजुकेशन वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न भी देते कहते हैं जी। शांति निकेतन एक स्कूल था जहां हर तरह से एजुकेशन दिया जाता था, और यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन पे जोर दिया जाता। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आ ही जाएगा आगे। The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's idea of education. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she or he was able to explore her own thoughts and desire. स्कूल में गए, जैसे आप लोग अभी स्कूल में जाते हैं, वही कॉपी पेस्ट, वही 10-10 नोटबुक बनाना है। आप अपने मन की कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि कुछ दूसरे तरह से हम पढ़ना चाहें, आप दूसरे तरह से कुछ इनोवेटिव या नया तरह का कुछ काम करना चाहें, तो आपको स्कूल वाले कहेंगे अगर ज्यादा ज्ञानी बन गए हो तो नाम कटवा लो। सिंपल सा उनका डायलॉग होता है। और कहने का मतलब है कि वहां एक ऐसा स्कूल जो बिल्कुल प्रकृति की गोद में क्लासेस चलती थी। ठीक है ना, प्रकृति की गोद में, प्रकृति की, हाँ बिल्कुल, ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझें कि मान लो इन्वायरमेंट पढ़ाना है, तो जैसे हमने क्या जामुन के पेड़ के नीचे बिठा रखा है, तो आपको एहसास हो रहा होगा प्रकृति का। वहीं पर अगर इंस्टीट्यूट पे चले, उधर से कार का भोंपू, उधर से ट्रक का भोंपू, टो टा एकदम होते, दिमाग ऐसी की तैसी। टैगोर
इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। द्वारका नाथ टैगोर, थोड़ा मैं 1 सेकंड दे तो थोड़ा ज्ञान दे दे। द्वारका नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर 2 भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर बहुत ही बड़े विद्वान थे, छोटे मोटे नहीं। स्वामी विवेकानंद जब दर दर भटक रहे थे कि भाई भगवान कहाँ है, कोई मुझे गुरु मिलता जो समझाता, कैसे मैं मानूं पत्थर के अंदर भगवान है, तो द्वारका नाथ टैगोर उस समय बहुत बड़े विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद द्वारका नाथ टैगोर के पास गए और बोला उनको कि भगवान है तो बताओ जरा। बोले कि देखो जो तुम्हारी जिज्ञासा है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, वो बहुत बड़ा है और मैं उतना ज्ञानी नहीं कि तुम्हें समझा सकूं। तो उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास भेजा कि तुम वहां जाओ, वो तुम्हें जरूर बता देंगे। ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर ये चाहते थे, जब ये छोटे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ते थे कि तुम्हें भी अपने बड़े भाई की तरह ही आईसीएस निकालना है। अगर बेटा अरुण मान लीजिए कलेक्टर निकल गया ना, तो मम्मी पापा का दबाव होगा कि गुड़िया तुमको तो इस बार क्या कहते हैं यूपीएससी क्रैक कर ही देना है, पढ़ ही देना है ना। वही बात, एक दबाव बन जाता है। लेकिन इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, बिल्कुल स्कूल छड़प के भाग जाते थे, बंक कर जाते थे, कोई मतलब नहीं था पढ़ने लिखने से। ये चाहते थे कि हम अपने मन का करें, नदियों में नदी नालों में घूमते रहें, प्रकृति की गोद में कुछ लिखें, पोएट्री करें, इस तरह का। तो ये सोचते थे कि जब मैं छोटा था मुझे ये एक्सपोजर नहीं मिला, तो दूसरे बच्चों के लिए मैं ऐसा स्कूल खोलूं जहां पर वो जो मन का चाहे कर सकते। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं मिला, पर फिर भी उसने किया तो नहीं आईसीएस। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आईसीएस नहीं किया था। That childhood ought to be time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of schooling system set up by the British. अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाया उसी को तो फॉलो करेंगे, और जो कि बिल्कुल एक गुलामी की तरह आपको लगता था। ठीक है। टीचर्स अभी वाले स्कूल है ब्रिटिश सिस्टम पे चलता है, बिल्कुल। हाँ, और क्या, हमारा देसी स्कूलिंग ऐसा थोड़ी था, बिल्कुल भी नहीं। समय के हिसाब से देखो, इस तरह की एजुकेशन जरूरी तो है, हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह की एजुकेशन जरूरी नहीं तो हमारे देसी स्कूलिंग मतलब वही हाँ। टैगोर वाज ऑफ द व्यू, मैंने आपको बताया अरविंदो घोष भारत के एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि महात्मा गांधी क्या सोचते थे। क्या बता सकते हैं महात्मा गांधी भारत के एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे? बोलो बहन बोलो। कहीं महात्मा गांधी से तो नहीं पूछने जाओगी? नहीं। बताओ, दोनों में से कोई भी। बच्चों को इंग्लिश में मतलब कि पढ़ाना चाहिए और आगे जाके फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी मतलब महात्मा गांधी ऐसा नहीं बोलते। महात्मा गांधी मानते थे कि इंग्लिश एजुकेशन भारतीयों को गुलाम बनाने की एक साजिश है ना। वो चाहते थे कि भारत का एजुकेशन वैसा ही होना चाहिए जो प्राचीन काल से आता था, प्रैक्टिकल एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, बच्चों को वो सिखाया जाए जो उसके जीवन में काम है। जैसे कि शांति निकेतन में सोचते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, महात्मा गांधी ये नहीं सोचते थे कि आगे जाके हमको मिसाइल बनाना पड़ेगा, स्पेस में जाना पड़ेगा, ये सब तो उस समय कोई सोचता भी नहीं था, कभी हुआ ही नहीं था। वो ये मानते थे कि हर गांव अपने आप में स्वराज हो जाए। एक गांव है तो अपने जरूरत की सारी चीज खुद ही बना ले, जो हमारे सदियों से देसी तरीके से आते आ रहे हैं, आत्मनिर्भर बन जाए, कपड़े खुद से बना ले, लोहे की चीजें खुद से बना ले, जो भी है। ठीक है, खेती बाड़ी कर ही लेता है, एजुकेशन कोई ना कोई पढ़ा लिखा हो ही ही जो गांव में खुद एजुकेशन दे दे, इस तरह से होता रहे। और अभी मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता दिया। ये भी चाहते थे कि एजुकेशन ऐसा हो जो प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जहां उनका मस्तिष्क हर चीज को एक्सप्लोर करता है, जो चाहते हैं वो सोच पाए। मैं आपको कहूं, आपकी जिज्ञासा हो, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, आपकी जिज्ञासा हो, सर जी थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और बताइए ना, लेकिन पागल हो गए क्या, दूसरी बार पूछी तो मुंडी काट देंगे, सिलेबस में नहीं है। ये हो गया ना गला घोटने वाली बात। आप स्कूल में इतना बात कर ही नहीं सकते अपने टीचर से। नहीं कर सकते सर, मैंने तो कई बार देख रखा है। कर सकते हैं? नहीं, वही कर रहे हैं ना।
ऐसे बोलते हैं जितना पढ़ा रहे ना उतना पढ़ लो, मैं तो पढ़ती हूँ। हाँ तो बेटे आप नाटक के दिखाओ नहीं, तो बेटे आप क्या कहते हैं, मतलब कि तमंचा लेके चलेंगे तब तो कोई टीचर डर भी जाए, समझ रहे ना, लेकिन वो होता नहीं है ना, कितने बच्चे पूछ पाते हैं। ऐसा आपने देखा है कि टीचर कुर्सी पे बैठा रहे और जो पूछे उसको जवाब मिलता रहे? ऐसा नहीं होता, टीचर इरिटेट हो जाएगा। ऐसे कभी कभी कर देती है मैम, कभी कभी तो ही हो पाएगा ना, वही बात है। मैं कह रही हूँ जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर है, हम्म, उन्होंने मतलब स्कूल खोला था या फिर जैसे कि स्कूल खोला था, पता है मुझे शांति निकेतन खोला था, हम्म, पर जैसे कि मतलब उन्होंने कोई एक पढ़ाई भी तो की होगी ना। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी पढ़ाई लिखाई की थी, ऐसा नहीं था कि पास थी मैट्रिक फेल थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं गए, ठीक है। वो इंग्लिश भी जानते थे, सारे लैंग्वेजेस जानते थे, क्योंकि स्कूलिंग तो हुई ही थी। आगे जाकर के बेटे जब बच्चा अपने पिता के हाइट का हो जाता है, उम्र एक ज्यादा हो जाती है, तब माँ बाप का बच्चे पे नहीं चलता, लेकिन बचपन जब था तब तक तो लाल नीले गुलाबी होते ही थे रविन्द्रनाथ टैगोर रोज अपने मम्मी पापा से, बात समझ रहे हैं ना, तब तो बचपन में पढ़ना ही था। पास ही थे वो। जी इनके पापा क्या थे सर? बेटा द्वारकानाथ टैगोर एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, सर जैसे कि इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो कुछ करते भी तो होंगे, कमाते भी तो होंगे। याद नहीं आ रहा मेरा उनका ऑक्यूपेशन क्या था, लेकिन आई थिंक सो कोई पोस्ट पे ही थे, बड़े पोस्ट पे थे वो, ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। मतलब जैसे कि ब्रिटिश पोस्ट पे थे। हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही थे, देखिए। और वो जमींदार भी थे, अपने खानदानी वो लोग बहुत अमीर रईस परिवार से थे, कोई मैंने छोटे मोटे मिडिल क्लास से नहीं थे। भाई ऑनलाइन भी कुछ पूछ सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। इन मैनी रविंद्रनाथ टैगोर है शुरू कर दिया था वो स्कूल, या फिर मतलब बहुत दिन बाद बुढ़ापे में स्टार्ट किया था इन्होंने। तो फिर तब तक क्या करते रहिए? पोएट्री, नोबेल प्राइज लिया, देश के आंदोलन में कविताएं लिखी। हाँ, और आगे जाके इनको लगा ऐसा, जब एक्सपोजर मिला तब किया उन्होंने। सर जैसे इनके पिताजी थे, क्या नाम था उनका? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर तो मतलब विद्वान थे, किस चीज के लिए कह रहा जाते थे वो विद्वान? विद्वान इसलिए थे क्योंकि वो राजा राममोहन राय के बारे में आपने शायद सुना हो, मैंने बहुत बार उनका नाम लिया है ना, सती प्रथा को खत्म किया था उन्होंने। तो राजा राममोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऑर्गेनाइजेशन की, सोशल समाज सुधार में योगदान देने वाली संस्था थी, तो उसमें ये भी उसकी क्या कहते हैं, राजा राममोहन राय के मरने के बाद उसकी ये हेड थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, समझ रहे हैं ना। संस्कृत में जो भी क्या कहते हैं बड़े बड़े चीजों के बारे में बोलना लिखना पढ़ना, या और भी लैंग्वेजेज में बंगाली में सब में करते थे ये भी। राजा राममोहन राय का वो जी हाँ, देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात और कि क्या रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी में कुछ सिमिलरिटी है, क्या समानता है उनकी सोच में एजुकेशन को लेके? किसकी बात कर रहे हो? अरे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी में के बीच में भारत के एजुकेशन को लेके क्या वो एक ही तरह का सोचते थे या कुछ अलग अलग सोचते थे, कुछ डिफरेंस था? देखिए, इन मेनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे। बहुत सारे मामलों में दोनों एक ही तरह का विचार रखते थे, बट देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस भी था। गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप of machines and technology. Tagore wanted to combine element of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं मानते थे किसी भी तरह का मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं लाई जाए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मशीन और टेक्नोलॉजी अगर केवल आएगी तो भारत के लोग के जो बेरोजगार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे काम करेंगे? टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या है? हम लोग खुद से ही अपना काम कर सकते हैं देसी तरीके से, जो पहले जमाने में करते थे। क्योंकि और वेस्टर्न कल्चर, किसी भी तरह पश्चिमी सभ्यता का कोई भी अंश हमारे देश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सब गुलामी की निशानी। लेकिन टैगोर कहते थे कि बेशक हम लोग अपने देसी तरीके को अपनाएं, ट्रेडिशनल तरीके को अपनाएं बहुत सारी चीजों में, एजुकेशन में भी, लेकिन जहां जरूरत हो, जो ऐसा लगे कि विज्ञान की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो हम वेस्टर्न चीजों को भी अपना सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने लोकल ट्रेडिशन को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। ठीक है,
मतलब वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाएं, कुछ ऐसे चीजों को अपना लें जो बिल्कुल हमारे देसी चीज को ही खत्म कर दे, उसका गला घोंट दे, तो वैसा नहीं करेंगे। दोनों का मिक्सअप एक्सेप्ट करते थे। मॉडर्न एजुकेशन भी वो कहते थे खराब नहीं है, वेस्टर्न या यूरोपियन जो कल्चर है वो भी खराब नहीं है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी ना जो अच्छी होंगी, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी बिल्कुल डिनाई करते थे कि अच्छे खराब मुझे नहीं पता, वेस्टर्न कल्चर मतलब कुछ लेना ही नहीं है, वो है ही गुलामी का निशान। क्लियर है? मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब इनके दुश्मन थे और इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह की। हाँ बिल्कुल। तो लोग कौन सही था इसके लिए? बिल्कुल बेटे, कैसे आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी ही बिल्कुल सही थे? मानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हमने अपनाया है, हाँ। ठीक है। आज देखो बेटा, 1991 में 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो मोदी से पहले प्रधानमंत्री देश के थे। उन्होंने देश में उस समय इतनी मुसीबत हो गई देश को कि हम लोग जो बैंक से लोन लेते हैं ना, विदेशों से अपने देश के लिए कर्ज लेते हैं, अब नहीं लेते, पहले बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, अभी भी बहुत कर्ज है भारत पे। हाँ हाँ, हमेशा रहता है बेटे। सारा सरकार अपने देश के, सरकार कहाँ से पैसे निकालेगी? सरकार को जो भी डेवलपमेंट का काम करना है, या तो हम पर आप पर टैक्स लगा के निकालेगी, और नहीं, और टैक्स से भी काम नहीं चल रहा तो क्या करेगी? विदेशों से लोन लेती है सरकार, कर्ज लेती है। जैसे कि मतलब ये तो मेरी बात सुनिए, बाद में बात करिएगा। तो विदेशों से भी लोन लेती है। उस समय हमारे पास बिल्कुल पैसा ही नहीं था कि जो भी विदेशों से लोन दिए थे उसका ब्याज चुका सके, इंटरेस्ट चुका सके। देश है ना कंगाल होने वाला था, ठीक है। 1991 की बात कर रहे हैं। तो आईएमएफ ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या विश्व मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने कहा हम आपको लोन दे देंगे, कर्ज दे देंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि आपको अपने देश का ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन, ये सब करना पड़ेगा। जैसे कि आपके देश की जितनी भी जो उद्योग या इंडस्ट्री है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलना पड़ेगा, केवल सरकारी केवल कंपनी लगाए ऐसा नहीं हो, प्राइवेट लोगों को भी आगे आने दीजिए। दूसरी बात कि दुनिया का कोई भी देश का व्यापारी अगर आपके देश में आके काम करना चाहे, कोई भी सामान बेचना चाहे, तो आप नहीं रोक सकते, आप उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जो बोल रहे हैं पहले सुनिए ना, आपकी बात को मैं सुनूंगा। इसको कहते क्या है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण आज भी होता है, हो चुका है। उस दिन के बाद से हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न होते चले गए, क्योंकि भारत के बाजारों में यूरोप का या किसी भी दुनिया के देश का सामान आके बिकने लगा। इंडिया में कोई उद्योग तो था ही नहीं। आज आप इंडिया का नाम बताना, कौन इंडिया के शूज का ब्रांड आपको अच्छा पता है? लिबर्टी, कैंपस, एक दो छोटा मोटा, कौन लेता है? हम और आप तो लेते ही नहीं उसको। मेरी बात सुनिए ना, तो आप फालतू ब्रांड पहनते हैं। आप अगर नाइक लेंगे, एडिडास लेंगे या कलांजी लेंगे जैसे यूरोपियन ब्रांड, तो उसका क्या ड्यूरेबिलिटी, अच्छी क्वालिटी, कम दाम में, और एक बार लो तो आप याद रखो कोई चीज पहना है। बात समझते जाइएगा। जॉकी का ब्रांड हो गया, जो भी हम लोग कपड़े खरीदते हैं, या कोई भी अगर आप मॉल में जाएंगे तो फॉरेन ब्रांड होता है। कपड़े की क्वालिटी देखिए कितना अच्छा है, और कंपटीशन में बने हुए हैं। आप ज्यादा पैसा देखिए वो खरीद लोगे, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर यहाँ पर आपने देखा है, आपने शर्ट खरीद के नहीं जाओ, आप अपने लिए कोई कपड़ा खरीदने जाइए मॉल में, इंडियन ब्रांड का तो आपको मिलेगा ही नहीं। इंडियन ब्रांड का कहाँ मिलेगा? लोकल दुकानों पे मिलेगा। और वो क्या होगा? कपड़े की वो क्वालिटी ही नहीं होगी, और अगर होगी भी तो कंपटीशन में नहीं है। ज्यादा डिमांड तो इन्हीं सब चीजों की है ना, फॉरेन ब्रांड की। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया की चीजें इतनी ज्यादा मार्केट में घुस चुकी है हमारे कि हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे बाहर से जो सामान आता है, कोई छोटा मोटा भी खराब हो जाए तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। देखिए, हाँ बोलो, निकाल के देना। ऊपर से उठाओ उसको। हेलो। नहीं नहीं लेके आना। देखिए बेटा, तो
रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन सब जैसे कि ये जो मतलब मोदी वगैरह है, ये हमारे देश का पैसा आता कहाँ से? मतलब वो तो हमें मिलता है टैक्स से, हमसे ले भी सकते हैं सरकार, पर जो टोटल पैसा है वो WHO में देता है ना? नहीं, WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक होता है। अगर हमको किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो बेटा लोन आप बैंक से लेंगे, WHO बैंक नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक होता है, ठीक है, वो दुनिया के देशों को जिनको जरूरत होता है उनको पैसा देता है और बदले में ब्याज लेता है। बात समझ रहे हैं? पहली बात, आप आगे जाओगे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे यस भैया लोग पढ़ते हैं ना, कि भारत में जो बजट बनता है, सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहां कहां से पूरा करती है। मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। सरकार ने जितना भी हमसे टैक्स लिया, मान लो कि सरकार ने इस साल 20 लाख करोड़ रुपए टैक्स में वसूले, पूरी जनता से, भारत से मिला 20 लाख करोड़, और सरकार को बजट में खर्च करना है 35 लाख करोड़, ठीक है। तो ये 15 लाख करोड़ का प्रॉब्लम आया ना, कि 15 लाख करोड़ कहां से आए, अब लाया जाए। तो सरकार देखो क्या क्या करती है। एक तो सरकारी जो कंपनियां होती हैं, जो सरकार जिसका मालिक है, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इनके कुछ शेयर्स मार्केट में बेचती है। तो मार्केट में बेचेगी तो उसके बदले पैसा आएगा कुछ, पहली बात। दूसरी बात, सरकार क्या करेगी, विदेशों से लोन लेगी, और विदेश से मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक, दो अलग अलग संस्था है, ये भारत को लोन देते हैं। कोई विदेशी देश भी, कंट्री भी है, वहां से भी सरकार लोन ले लेती है, ठीक है। RBI के पास अपने कुछ सिक्योरिटी पेपर रख दे तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भी कुछ लोन दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से सरकार अपना खर्च पूरा करती है। सरकार, भारत सरकार भी कर्ज लेती है, मोदी जमीन खोद के थोड़ी पैसा निकाल देगा। और जैसे मतलब हमारे देश में जो शुरुआत में जो पैसा आया था, मतलब अब हमारे पास सबके पास फैल चुका है जी, वो कहाँ से आया था? शुरुआत में पैसा मतलब फिर से, मतलब जो पैसे चलने लगे थे, हाँ, तब कहाँ से आए थे? हाँ, तो ये तो सरकार ये पैसे छापती है ना, जो आपके पास, चाहे विधि ने जो हमको 2-3 गांधी बाबा दिए अभी, ये तो भारत सरकार छापती है ये पैसा। अच्छा, तो फिर ज्यादा नहीं छापती? नहीं, ये इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। मार्केट में कितना नोट रहना चाहिए और कितना कम या कितना ज्यादा नोट रहना चाहिए, RBI इसको कंट्रोल करती है। नोट छापने से कुछ, नोट अगर ज्यादा छाप दी जाए ना तो नोट की वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा उसको, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अभी 1 मिनट में नहीं समझा सकता। लिमिट कितनी होती होगी? लिमिट कुछ नहीं होता, समय के हिसाब से होता है बेटा, ठीक है, मैं आपको समझा दूं। जब भी सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे रिचेस्ट लोन देती होगी वो लोग? हाँ, सबसे रिचेस्ट बिल्कुल नो डाउट अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ा GDP उसी का है। अमीर देश पता है किस तरह से हम लोग मापते हैं, कि उसके GDP का साइज कितना बड़ा है। GDP मतलब कि पूरे देश की वैल्यू, हर चीज की वैल्यू, ठीक है। फिर उसने कहाँ से लगा दिया इतना? बेटा उसके पास हर चीज है विदेशों में। जिसके पास बड़ा GDP का मतलब पता है क्या है, वो दुनिया में हर जगह उसका बिजनेस चलता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो इंपोर्ट कम करता है, विदेशों से कम सामान मंगाता है, क्योंकि हर चीज उसके पास देश में खुद होती है, वो तो दुनिया को बेचने वाला है। समझ रहे हैं ना, इस तरह से जमीन आसमान का अंतर है। भारत का GDP 35 लाख करोड़ का है, केवल 35 लाख करोड़, जो कि इतना तुच्छा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका और क्या कहते हैं ये चाइना के सामने तुम लोग कहीं नहीं टिकेंगे, उनका तो बहुत बड़ा GDP है, पता नहीं 200 या 300 क्या कहते हैं लाख करोड़ का है उनका, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं। जैसे कि मतलब GDP क्या हमारी वैल्यू, पूरे देश की वैल्यू, ये मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा। फिर जैसे कि बाहर से यहाँ पे अब मैं अंग्रेजी स्कूल हो गया, चलिए 2 पेज है, चैप्टर खत्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास पूरा टाइम होगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने में। एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। भारत में लोगों को सिविलाइज, एक होता है ना जंगली, कि ना बोलने का तरीका, ना खाने का। अब जैसे मान लो थाली में है, मुंह में लेके थाली में ही मुंह में डाल दी, इस तरह खाने लगे। हम लोग छोटे थे ना, तो बच्चा होता है, तो मम्मी बाल्टी में पानी भर के लेके आके रखेगी, तो हम लोग उधर से आएंगे और ऐसे बाल्टी पकड़ा, बैल किस तरह मुंह लगा के पी लेता है, उसी तरह हम लोग पी लेते थे, हम लोग को खेल लगता था। उसके बाद मम्मी जो खेल दिखाती थी ना,
मम्मी मदारी बनती थी, हम लोग बंदर, देख गदागद, देख गदागद। तो मतलब इसी तरह से। लेकिन अब ऐसा हो सकता है? अब जैसे जैसे आदमी समझदार होता जाता है तो सिविलाइज होता जाता है। कपड़े पहनने का तरीका होता है, उसके बाद बोलने का तरीका होता है, उसके बाद खाने पीने का तरीका होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहीं पे कुर्सी पे पालथी मार के दे गदागद समेटते गए, थोड़ा एक तरीके से खाएंगे ना, देखेंगे सब लोग खा रहे हैं तो चम्मच यूज करेंगे। आप वहां पे चम्मच यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सब लोग को देख रहे हैं उस तरह करते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों को लगा कि भारत के लोग जंगली हैं, इनको कुछ नहीं आता, तो सिविलाइज किया जाए, मतलब उनको संस्कार दिया जाए। Until the introduction of the Education Act in 1870, भारत में एजुकेशन जो एक्ट था 1870 में आया, ठीक है। उससे पहले, उसके बाद, तब तक there was no widespread education for the population as a whole for most of the 19th century. 19th century तक भारत में सब लोगों के लिए कोई एजुकेशन नहीं था, ठीक है। Child labor being widely prevalent, poor children could not be sent to school for their earning was critical for the survival of the family. छोटे बच्चों को भी काम पे लगा दिया जाता था, क्योंकि परिवार के लिए जितने ज्यादा लोग कमाए उसी तरह वही अच्छा, क्योंकि सब लोग बहुत थोड़ा थोड़ा कमाते थे, घर चलाना मुश्किल। The number of schools was also limited to those run by the church or sit by the wealthy individual. It was only after the coming into force of the Education Act that schools were opened by the government and compulsory education schooling was introduced. इतना फास्ट पढ़ के सारी लाइन समझ जाते हैं आप लोग? नहीं ना? ये आप लोग को करना चाहिए, ये करेंगे ना तभी जाके आगे जाके किसी कंपटीशन में इंग्लिश का पैसेज क्रैक करेंगे। देखिए पहले, उसके बाद क्या होता है, या तो चर्च वो कोई ना कोई स्कूल खोले तो बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, और नहीं तो दूसरा क्या होगा कि कोई भी जो अमीर जमींदार हो गया या रजवाड़े थे वो कोई स्कूल खुलवा देते थे, पाठशाला, पंडित जी आते थे, सब बच्चों को पढ़ाते थे। यही सिस्टम था जब तक ये एक्ट नहीं बना था। लेकिन 1870 के बाद क्या हुआ? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट educational thinker of the period was Thomas Arnold. याद रखना बेटे इस नाम को, थॉमस एर्नोल्ड। एलमोंड खाते ना बादाम, बस याद रखिएगा, बादाम खाने से ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं, दिमाग चलता है। एर्नोल्ड बता रहे हैं बेटा उस बारे में। हाँ, चुप रहना बहुत जरूरी है। देखिए, who became the headmaster of the private school, ठीक है, Rugby, favoring a secondary school circular which had a detailed study of the Greek and Roman classics written 2000 years earlier, he said, ठीक है। ये हेडमास्टर थे एक प्राइवेट स्कूल रग्बी का। उसमें क्या था कि फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल सर्कुलर, ये फेवर कर रहे थे सेकेंडरी स्कूल सर्कुलर का, मतलब सिलेबस का। उसमें था विच हैड अ डिटेल, और उसमें क्या पढ़ना था, ग्रीक और रोमन क्लासिक, जो वहां का जो लिटरेचर था। ग्रीक मतलब कि सिकंदर का देश, ग्रीस को बता रही क्या? ग्रीस की लैंग्वेज को ग्रीक बोलते हैं, या और रोमन क्लासिक, इन दोनों लैंग्वेजेस को, इटली की लैंग्वेज रोमन है और ग्रीस की लैंग्वेज ग्रीक है। इन दोनों लैंग्वेजेस को, जो कि 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसके ये पढ़ाने के लिए कह रहे थे कि ये पढ़ाया जाए। इट हैज ऑलवेज सीम टू बी, वो कहते थे हमारे इंडिया में बेटे, आज उस समय की गुलामी की बात कर रहे हैं, 1870 की, क्या बोल रही हो तुम? वही तो पूछ रही हूँ। हाँ तो इंडिया में ही होगा ना बेटे। इट हैज, ठंडा नहीं लग रहा ना? मत पालो बेटे, क्या जरूरत है, क्यों नहीं लगेगा, लगना चाहिए। It has always seemed to me one of the great advantage of the course of study generally pursued in English schools that it draws our mind so continuously to dwell upon the past. Every day we are engaged in studying the languages, the history and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago. मच्छर मारने वाली बच्ची शांति से बैठो। देखिए, ये कह रहे थे इन दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ने का ये फायदा है कि हर दिन हमको इन देशों की हिस्ट्री या उन सब चीजों, कल्चर के बारे में पढ़ने को, सुनने को मिलता है।
ये अच्छा है। Arnold felt that a study of the classic disciplined the mind. अगर आप क्लासिक लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपका माइंड डिसिप्लिन में आएगा, मतलब आप में शिष्टाचार आएगा। In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and needed to be controlled. वो कहते थे कि जो भी यंग होते, छोटे बच्चे होते हैं, उनको डिसिप्लिन की बड़ी जरूरत होती है, ठीक है ना। कोई भी मानता है इस तरह से, तो उसको डिसिप्लिन में, शिष्टाचार में लाना जरूरी है। हम लोग के जमाने में शिष्टाचार का मतलब है जब तक डंडा टूटता नहीं तब तक खाते रहो, ठीक है। शिष्टाचार तभी, ये शिष्टाचार तभी आता है ना जब बच्चों को डंडा लगता है। डिसिप्लिन, टीचर है, कैसे बैठना है, टीचर से क्या बोलना है, आपको क्या पढ़ना है, कितना काम करना है, टीचर को टांगे नहीं दिखानी, जूते, तो मतलब ये सारी बातें, ये डिसिप्लिन है। मतलब मैं नहीं कर सकता था। टीचर अगर, पता है हम लोग के जमाने में अगर टीचर सामने बैठा हो ना, तो मतलब समझिए कि आपको सोचना है कि क्या बैठना है, कहीं टीचर ने कुछ दिमाग में है ना खुंदस ना आ जाए किसी बात को लेकर के। डिसिप्लिन वाले रूल में कहीं वो चीज इंक्लूड है कि नहीं, मेरे लिए कोई सुनिए, ये सब मैं कुछ नहीं मानता। डिसिप्लिन, देखिए आप बच्चों को है ना माइंड को केवल पढ़ाने के ऊपर फोकस करो, डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मेरा क्लास डिस्टर्ब हुआ तो डिसिप्लिन में सिखाऊंगा। देखिए तो बेटे आप लोग को पता भी नहीं चला, चैप्टर खत्म। काय का छुट्टी रे। सोनी फिर से मैं लिंक भेज रहा हूँ बेटा।